पर आईवीएफ करवाने में खर्चा बहुत था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आईवीएफ करवा सके। इसलिए एक दिन मेरे पति ने कहा कि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा। और मैं अपने पति को विदेश जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं अकेले हो जाती। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते थे और मेरे सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मैं अपने पति के साथ अकेली रहती थी। वह तो भगवान का शुक्र था कि हमारा शहर में खुद का घर था। उनके जाने के बाद मैं घर में एकदम अकेली ही हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को क्या कुछ करने को मजबूर नहीं कर देती। मजबूरन पैसे के लिए मेरे पति को अपना देश छोड़ विदेश जाना ही पड़ा। वह तो आस पड़ोस के लोग अच्छे थे, जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो पड़ोसी मेरे मदद भी कर देते। मेरे हस्बैंड का नाम जेठालाल था। जेठालाल को विदेश गए हुए 4 से 5 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक मेरी बड़ी ननद का फ़ोन आया। मेरी बड़ी ननद मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। उनके बच्चे लगभग मेरी ही हम उम्र के थे। उन्होंने मुझे कहा कि उनका बेटा अभिषेक पढ़ाई के लिए शहर जा रहा है। लोगों ने हॉस्टल में रहने की सलाह दी, पर मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई एतराज़ ना हो तो मेरे बेटे अभिषेक को तुम अपने पास रख लो, क्योंकि हॉस्टल का खर्चा भी ज़्यादा है और हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। और तुम तो उसकी आंटी तो माँ समान होती है। वह तुम्हारे साथ रहेगा तो मुझे उसकी फ़िक्र नहीं होगी। अभिषेक के आने की खबर सुनकर मैं खुश हुई, पर अब मुझे अपने पति के इजाज़त की ज़रूरत थी। जब ये बात मैंने जेठालाल को बताई तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम अकेले रहती हो, अभिषेक आ जाएगा तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और मैं भी सुकून से यहाँ पर काम कर पाऊँगा। जब मुझे जेठालाल की तरफ से इजाज़त मिली तो ये बात मैंने अपनी बड़ी ननद को बताई। वो भी बहुत खुश हुई। तुम आराम करो, और वो घर का सारा काम कर लेता। उस दिन से अभिषेक हर रात मुझे चॉकलेट दूध बनाकर देता। मैं दूध पीती और सो जाती, और जब सुबह सोकर उठती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। अभिषेक की तारीफ़ करते हुए मैं हंसकर कहती, अभिषेक तुम बहुत अच्छा दूध बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह को फ्रेश लगता है। इस बात पर हंसते हुए अभिषेक कहता, आंटी ये मेरे हाथों का कमाल है। मैं आपके लिए इतने प्यार से दूध बनाता हूँ कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसके इस बात पर मैं हंसते हुए कहती, अच्छी बात है, तुम्हारी शादी जिससे होगी वो बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल करोगे। यही कहकर हम दोनों हंसने लगते। अभिषेक और मैं ढेर सारी बातें करते। अभिषेक अपने कॉलेज की बातें करता और मैं उसकी बातों पर खूब ठा करके हंसती। वह मुझसे कहता कि आंटी तुम मेरी आंटी से ज़्यादा मेरी दोस्त हो। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। अभिषेक घर पर नहीं था, इसलिए मुझे अकेले ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो बात मुझे पता चली उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के मुंह से प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर ने मेरे सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखते हुए कहा, क्यों, अभी तक तो आप इसी चीज़ की ट्रीटमेंट करवा रही थी और जब प्रेग्नेंट हो गई तो आप भगवान का शुक्र करने की बजाय परेशान हो रही है। अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर मैं बदहवास सी खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के इतने दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उस वक्त मैं डॉक्टर से कुछ कहा ही नहीं और रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर से क्लिनिक से बाहर निकल आई। पर मेरे आंखों में ढेर सारे आंसू थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और अभिषेक के अलावा उस घर में तीसरा और कोई नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ये सब सुनकर ना चाहते हुए भी मेरा दिल अभिषेक की तरफ जा रहा था। फिर भी मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि अभिषेक मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वह तो मेरी सगी ननद का बेटा था,
मैंने तो उसके लिए उसकी माँ समान थी, फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं देता, पर हकीकत तो मेरे सामने थी। यही सब सोचते विचार से किसी तरह मैं घर पहुंच गई। घर आते ही शाम हो गई थी। अभिषेक घर पर आ गया था। मैंने दरवाज़ा का डोर बेल बजाया तो अभिषेक ने दरवाज़ा खोला। अभिषेक मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, आंटी कहाँ चली गई थी? मैं आपके लिए कब से परेशान था, फ़ोन लगा रहा था तो आपकी मोबाइल स्विच ऑफ बता रही थी। मैं घर के अंदर आ गई तो वो मेरे पीछे पीछे आता हुआ ये सारी बातें कर रहा था। उसने मुझे पानी और चाय का पूछा, पर मैंने उसके एक भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे एक आंख भी नहीं भा रहा था। मुझे उससे नफ़रत सी होने लगी थी। अभिषेक ने कहा, आंटी आप मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। यही कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को दराज में रख दिया और अपने बेजान वजूद को लेकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अभिषेक मेरा सगा भतीजा था, मेरी सगी ननन का बेटा। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और अभिषेक की माँ मेरी सबसे बड़ी ननन थी। जब अभिषेक के माँ की शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र लगभग 8 साल की थी और जब अभिषेक पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मुझे अपनी ननन की परवरिश पर बिल्कुल शक नहीं था। वह अपने बेटे अभिषेक को ऐसी परवरिश दे ही नहीं सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे सारा शक अभिषेक पर ही जाता था, क्योंकि मेरे और अभिषेक के अलावा घर में कोई तीसरा था ही नहीं। अपना सर अपने दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। फिर मुझे याद आया कि पिछले कई दिनों से अभिषेक मुझे दूध बनाकर देता और मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती। क्या अभिषेक दूध में मुझे नींद की दवाइयाँ देता? और मेरे सोने के बाद ये सब सोचते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते सोच रहे थे कि क्या सगे रिश्ते इतने मतलबी होते हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं उसकी आंटी थी, यानी कि माँ उसकी माँ की सगी भाभी, मतलब माँ जैसी ही हुई। वह कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकता था? आखिर उसका दिल इस गुनाह के लिए राजी कैसे हुआ? मैं बस रो ही जा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब जानने के बाद मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, इसका अंदाज़ा कोई लगा भी नहीं सकता था। मुझे याद आने लगा कि जब बचपन में मैं और मेरी बड़ी ननन के साथ मायके आता तो आते ही मेरी गोद में आ जाता। अपनी तोतली जुबान से मुझे आंटी कहने के बजाय माजी माजी कहता। उसके इस बात पर मैं खूब ठा कर हंसती। यहाँ आने के बाद उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अभिषेक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आ गया। मैंने देखा उसके हाथ में दूध का गिलास था। वो मेरे लिए चॉकलेट दूध बनाकर लाया था। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बेड पर बैठ गया, पर उसके बेड पर बैठते ही मैं घबरा कर खड़ी हो गई, जैसे ना जाने वो मेरे साथ क्या कर देगा। मेरा ये बर्ताव देखकर उसने मुझसे पूछा, क्या बात है आंटी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? ये लीजिए दूध पी लीजिए और आराम करिए। अभिषेक ने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रख दिया और सख्त लहजे में कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तू यहाँ से जा, मुझे नींद आ रही है। मेरे सख्त लहजे से वह थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, क्या बात है? उसकी ये हरकत देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद ये मेरे सामने कैसे कैसे ड्रामा कर रहा है। उसकी हरकत देखकर मैंने सोचा मैं उसके मुंह पर अपना प्रेग्नेंट की रिपोर्ट फेंक कर उसके एक थप्पड़ दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरा इतना कहने पर वह बेड से उठकर बाहर जाने लगा। जाते हुए उसने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन दूध ज़रूर पीजिएगा, इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर से दूध पीने का जिक्र करके वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि ये दूध पिलाकर वह मेरे साथ आखिर कौन सा घिनौना खेल खेल रहा है। उसके जाते ही मैंने उस दूध के गिलास को लिया
और खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे का लाइट बंद करके सो गई। पर मैं नींद में नहीं सोई थी। मुझे उस वक्त का इंतज़ार था कि अभिषेक मेरे कमरे में कब तक आता है। पर 1 घंटा गुजर गया, अभिषेक मेरे कमरे में नहीं आया और मुझे अब नींद भी सताने लगी थी। मुझे लगा कि शायद अभिषेक को शक हो गया है कि मैं सोई नहीं हूँ। मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद अब मैं सहम गई थी। अब मैं दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे साथ कुछ भी गलत हो। अब मैं सोच लिया था कि सुबह मैं उठकर अभिषेक से कह दूंगी कि तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। ये सब सोचने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और गहरी नींद में सो गई। पर सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज़ खटखटाया जा रहा था। मैं घबराकर उठी और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने अभिषेक को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गुस्से में कहा, आपने दरवाज़ा क्यों लॉक किया था? उसका रौब जमाकर हमसे यूं पूछना मुझे तबाह कर दिया। वो होता कौन है मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसको शायद तकलीफ़ इस बात की थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया। जो गुनाह वो मेरे साथ करने वाला था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने पर वो यूं उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे यूं पूछने वाले? मेरे बुलंद और सख्त लहजे पर वो कुछ हैरान हुआ था और फिर नरम लहजे में बोला, आंटी, रात में आपकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं कब से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहा था। जब आपने नहीं खोला तो मैं परेशान होकर दरवाज़ा पीटने लगा कि कहीं आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो गई हो, इसलिए मैं परेशान हो गया था। मुझे उसकी झूठी फ़िक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कहा कि तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। यही कहते हुए मैं अपने कमरे से निकली और अपने एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में मेरी हम उम्र की एक सहेली रहती थी। मैं उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करती, पर यह बात मैं उससे कैसे बता सकती थी? पर मेरी मजबूरी थी। मुझे किसी न किसी को तो अपने अबॉर्शन के लिए साथ ले जाना था, क्योंकि मेरे पति जेठालाल अगले ही महीने आने वाले थे और अगर मेरी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की हो जाती तो मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अबॉर्शन करवाना था। मैंने अपनी सहेली से अपने प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई। मैंने सोचा अस्पताल में जाकर बताऊंगी। मैंने उससे कहा, कल मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें मेरे साथ कल डॉक्टर के पास चलना होगा। उसने कहा, ठीक है। उस दिन मैं पूरा दिन अपनी सहेली के घर पर ही रुक गई। वहीं पर खाना खाया और आराम भी किया। मैंने अपनी सहेली से झूठ में कहा कि अभिषेक घर पर नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। उसने कहा, चलो अच्छी बात है, मेरी भी दिल लग जाएगा, मैं भी अकेली ही तो रहती हूँ। अगले दिन हम दोनों अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास जाने वाले थे, पर जब मैं उधर से अपने घर पर आई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं शॉक्ड हो गई। मैंने देखा घर पर मेरे हस्बैंड जेठालाल आए हुए थे। वह मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिया और बोले, अब बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, कहाँ पर थी तुम? उसने लिपट कर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या होगा, मेरा अबॉर्शन कैसे होगा। जेठालाल ने मुझे कहा, तुम रो क्यों रही हो? अब तो मैं आ गया हूँ। मैं आने वाला था अगले महीने, पर मैं अभी ही आ गया क्योंकि अचानक मेरी छुट्टी लग गई थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। उस वक्त मैंने अपने अंदर छुपे हुए दर्द को किसी तरह संभाला और ना चाहते हुए भी जेठालाल के साथ मुस्कुराया। मैंने किसी तरह रात का खाना बनाया। खाना खाने के बाद अभिषेक अपने कमरे में सोने चला गया और मैं जेठालाल अपने कमरे में। जेठालाल बहुत थके हुए थे। वह थोड़ी बहुत मुझसे बातें किए और फिर सो गए, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बस इसी सोच विचार में थी कि कल मैं अबॉर्शन के लिए कैसे जाऊंगी। कल क्या, अब तो मैं किसी भी दिन अबॉर्शन कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि अब तो जेठालाल आ गए हैं। अगर इन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो मेरा घर टूटकर बिखर जाएगा। यही सब सोचते विचारते कब सुबह हो गई पता नहीं चला। मैंने देखा जेठालाल सोए हुए थे।
मैं कमरे से बाहर सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने देखा अभिषेक अपने लिए चाय बना रहा था। वह किचन से आया और मुस्कुराकर बोला, कैसा लगा आपको जेठालाल अंकल का सरप्राइज। मैंने उसे गुस्से और नफरत से देखते हुए कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ आंटी कहते हो और दूसरी तरफ। मैं ये सब सहते सहते थक चुकी थी, इसलिए बिना सोचे समझे मेरे मन में जो आया मैंने कह दिया, और वह था कि अभी भी मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। कहने लगा, आंटी क्या कह रही हैं? अब मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैंने ऐसा भी क्या किया है कि आप मुझसे इस तरह बातें कर रही हैं? मैंने उसे गुस्से से देखा और अपने कमरे में गई। मैंने देखा जेठालाल अभी भी सो रहे थे। मैंने दरवाजे से रिपोर्ट निकाली और अभिषेक के पास चली गई। जेठालाल वहीं पर खड़ा था। मैंने गुस्से से वह रिपोर्ट उसके मुंह पर फेंक दी और कहा, ये पढ़ो, और अपना मनहूस चेहरा लेकर जेठालाल के उठने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं गुस्से से दबे दबे लहजे में बोल रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जेठालाल को इस बात की भी भनक भी पड़े। अभिषेक ने वह रिपोर्ट उठाकर जैसे ही पढ़ा, उसके चेहरे की रंग उड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलता कि जेठालाल वहाँ पर आ गए। ये सब देखकर वह सीधा अभिषेक के पास गए और उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगे। जेठालाल को रिपोर्ट पढ़ते देखकर मैं घबरा गई। मैं सोच रही थी कि अब तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, जेठालाल मुझे छोड़ देंगे। यही सब सोचते हुए मैं कब गिरकर बेहोश हो गई पता नहीं चला, और जब होश आया तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। मैं बेड पर लेटी हुई थी। जेठालाल मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। अभिषेक भी वहीं पर खड़ा था। जेठालाल को देखते ही मैं रोने लगी और कहने लगी, जेठालाल, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अभिषेक दूध में मुझे नींद की गोलियां देता था। भगवान के लिए मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर जेठालाल मेरे करीब आए और मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारे रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो और ना ही अभिषेक तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। अभिषेक तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अभिषेक की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा वो रो रहा था। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, आंटी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया है कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? मुझे अपनी माँ और आप में कभी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मैंने आज तक किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, तो आप तो मेरी माँ समान है। वह रो रो कर मुझे अपनी सारी बातें कह रहा था। डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से रिपोर्ट की अदला बदली ने आज मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या मैंने अपने भतीजे के खिलाफ नहीं सोचा था?